अब आता है टेक्नोलॉजीज़। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करता हूँ, लॉजिस्टिक एंड फुलफिलमेंट सॉल्यूशन। अच्छा, लॉजिस्टिक और फुलफिलमेंट में क्या डिफरेंस है? लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? डिलीवरी करना, प्रोडक्ट को एक जगह से पिक करना और कस्टमर के डोर तक पहुंचाना, यानी कस्टमर के हैंड तक उसको देना, ये क्या कहलाएगा आपका? लॉजिस्टिक। उसके मिडिल में कोई भी चीज़ इन्वॉल्व होती है वो सब लॉजिस्टिक में आ जाती है। अगर कोई कंपनी लॉजिस्टिक कर रही है तो उसमें आता है। अगर कोई राइडर है, राइडर ट्रक पे जा रहा है, सुजुकी में जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, कार में जा रहा है, वो सब इसमें ए टू बी में इन्वॉल्व होता है। ए पॉइंट मतलब जहाँ से प्रोडक्ट पिक करा, वेयर हाउस से या आपके घर से या कहीं से भी, पॉइंट ए, और पॉइंट बी क्या आपका? कस्टमर का डोर, कस्टमर का हैंड जहाँ पे उसको डिलीवर करा। उसके मिडिल में ए टू बी में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हुई थी वो किस में आती है? लॉजिस्टिक में आ जाती है। फुलफिलमेंट क्या कहलाती है? पॉइंट ए तक पहुँचने के लिए आपने क्या करा, यानी प्रोडक्ट इसको पैक करना, इस पर लेबलिंग करनी, लेबलिंग के बाद इसकी पूरी फुलफिलमेंट करनी। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे है, प्लेटफॉर्म में पेंडिंग ऑर्डर से आपने क्या कहते हैं उस पर डाला, किस में डाला? रेडी टू डिस्पैच। रेडी टू डिस्पैच से जब आपके पैक हो गए, उसके बाद आपने डाला रेडी टू डिलीवर, डिलीवर हो गए, फिर वहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया कि गोइंग फॉर डिलीवरी। तो ये उस प्लेटफॉर्म पर मैं क्या कर रहा हूँ? फुलफिलमेंट कर रहा हूँ ऑर्डर की। ऑर्डर आया, उसको फिर मैंने अपडेट करा, ऑप्शन पे क्लिक करा, चेक लगाया क्या मेरा पैक हो चुका है। अब चेक लगाया मैंने, अब डिलीवर हो चुका है। अब चेक लगाया कि वेयर हाउस में है। अब चेक लगाया डिलीवरी हो चुकी है। और अब चेक लगा दिया डिलीवर हो गया। और अब चेक लगाया मैंने कि मुझे इसके पैसे भी मिल गए। जो टर्निंग साइकिल होता है प्लेटफॉर्म का डिफरेंट होता है। अमेज़ॉन आपको मंथली बेसिस पे पैसे देता है और डेली बेसिस पे पैसे देता है। दराज जो आपको 7 डेज़ की पेमेंट पे देता है। हर प्लेटफॉर्म आपको डिफरेंट वे में अमाउंट डिलीवर कर रही होती है, तो हर प्लेटफॉर्म की फुलफिलमेंट डिफरेंट होती है। ऑर्डर पैक होने तक जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि आप पोर्टल पे बैठ के कर रहे होते हो, वो फुलफिलमेंट कहलाती है। उसको हम डिलीवरी तक भी कह सकते हैं कि जब तक डिलीवरी नहीं होती, फुलफिलमेंट के स्टेप्स हमारे चलते रहते हैं। लेकिन वंस डिलीवरी पे चेक हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, 3 दिन बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो आपका वहाँ काम एंड हो जाता है। तो फुलफिलमेंट बस वहीं तक इन्वॉल्व नहीं थी, डिलीवरी तक। यानी पॉइंट ए से जब हमने डिलीवरी स्टार्ट करनी है, वहीं तक हमारे पास फुलफिलमेंट एंड हो जाती है। फुलफिलमेंट क्या होती है? प्लेटफॉर्म पे हम जो काम करते हैं, ऑर्डर आया, पेंडिंग पे क्लिक करा, रेडी टू डिस्पैच, फिर वो डिस्पैच हो गया, डिलीवर टू वेयर हाउस, या जैसे दराज पे पहुंचाना है तो मैंने चेक लगा देंगे डिलीवर टू दराज वेयर हाउस। दराज से कस्टमर के पास पहुंच गया तो मैं अपने रिकॉर्ड में क्या चेक लगा दूंगा? कस्टमर को डिलीवर हो गया। फिर मैं जब अपनी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने मैंने डिलीवर करे, कितने की अमाउंट आई। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें फुलफिलमेंट कर रहा हूँ। अमेज़ॉन की डिफरेंट होगी, आपके लोकल स्टोर की डिफरेंट होगी, ईबे की डिफरेंट होगी, हर प्लेटफॉर्म की फुलफिलमेंट डिफरेंट होगी। कुछ ऑटो चलेंगी, कुछ आपने करना होगा। जैसे आप एक प्रोडक्ट लेके दराज के वेयर हाउस पे जाते हैं, उनको डिस्पैच करते हैं, बार कोड स्कैन करते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं होती अपने मोबाइल एप्लीकेशन में या पोर्टल में जाकर रेडी टू डिलीवर करने की। ऑटोमेटिकली जैसे बार कोड स्कैन करा, आपका रेडी टू डिलीवर में चले जाता है। जब दराज वाले उसको डिलीवरी के लिए पहुंचा देते हैं, वो अपनी तरफ से स्कैन करेंगे तो आपके पोर्टल में ऑटोमेटिकली क्या अपडेट हो जाता है? डिलीवरी के लिए निकल चुका होता है। तो ये ऑटो सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मैनुअल हो रहा है ना। चाहे वो स्कैन कर रहे हैं, चाहे आप क्लिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फुलफिलमेंट ही कहलाएगा। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, पहले हम मैनुअल करते थे, पहले मैनुअल होता था, फिर सेंस करके कर रहे हैं, लेज़र से कर रहे हैं, बारकोड स्कैन कर रहे हैं, आगे चल के फिर एडवांस हो जाएगा। तो ये आगे टेक्नोलॉजी मेंटेन होगा। लॉजिस्टिक में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं? एक लॉजिस्टिक वो होती है, मेरे पास ऑर्डर आया, मेरे पास राइडर्स अवेलेबल हैं जो कि मेरे पास सैलरीज पे काम कर रहे हैं।
सही है, दिन के मैं ऑर्डर्स आते हैं, हर राइडर को दिन के इतने ऑर्डर डिलीवर करने, वो ऑर्डर डिलीवर करके आएंगे। जैसे नॉर्मल पिज़्ज़ा राइडर्स होते हैं और रेस्टोरेंट राइडर्स होते हैं, ऑर्डर है, टेकअवे का ऑर्डर आया, उन्हीं का राइडर जा रहा होता है। एक वो राइडर है जो कि फूड पांडा का है, थर्ड पार्टी। फूड पांडा का कॉन्ट्रैक्ट उससे होता है रेस्टोरेंट से, और प्रोडक्ट किसका है, रेस्टोरेंट का है। डिलीवर कौन कर रहा है, फूड पांडा कर रहा है। इस्तेमाल करने वाला कौन है, वो कोई तीसरा बंदा है। बीच में कौन है वो इन्वॉल्व हुआ, लॉजिस्टिक पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर। अब वो डिलीवरी पार्टनर आप खुद अरेंज कर लो, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, डिपेंड आप पे करता। अब फॉर एग्जांपल हम ई कॉमर्स में, रेस्टोरेंट में तो नहीं है, प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर आ गया, बेचना है मैंने, क्या करूँगा, अब मैं ट्रैक से, TCS से और बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। मैं उनके पोर्टल पे जाऊँगा, उनको मैनुअली फिल करूँगा, इसमें कोई ऑटो नहीं है लॉजिस्टिक के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रैक के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, तो मैं उनके पोर्टल पे जाऊँगा, जो मुझे अकाउंट मिला हुआ है, अकाउंट पे जाऊँगा, मैं उनको बताऊँगा कि मेरा प्रोडक्ट है इतना, इसका इतना वेट है और मैं इतने टाइम पे घर पे अवेलेबल होऊंगा, आके प्रोडक्ट ले लो। वो मेरे घर पर आते हैं, नॉक करते हैं, प्रोडक्ट का ID बताते हैं, वो प्रोडक्ट मैं देखकर उनको डिलीवर कर देता हूँ। वो खुद जाकर, उसमें एड्रेस लिखा होता है मेरे कस्टमर का, वो खुद जाके क्या करते हैं, डिलीवरी कर देते हैं, और वो पर ऑर्डर मुझसे चार्ज करता हूँ। अब यही काम मैं खुद कर लूँ, मैं अपने राइडर को लगा लूँ, मेरे पास राइडर्स हैं। अब जो भी ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास कराची में, मैं उनको मंथली बेसिस पे सैलरी देता हूँ। अब ऑर्डर कम आएंगे तब भी सैलरी जाएगी, ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तब भी सैलरी जाएगी। अगर आप ये मॉडल फुलफ़िल कर सकते हैं, आप ये मॉडल फुलफ़िल कर लें। अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हैं, वो कर लें। ऑर्डर नहीं आया तो उनको भी पे नहीं करना, यहाँ ऑर्डर नहीं आया तब भी आपने पे करना है। आपका मॉडल डिफरेंट हो सकता है लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक में फिर आपका वेट, जितना ज़्यादा साइज़ होगा, डायमेंशन इतनी होगी, जितना वेट होगा, पैकेज आपकी अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। एक ये वॉच का अगर पैकेट होगा तो कितने चार्जेस लगेंगे अंदर डिलीवरी के। मैक्सिमम भी अगर जाए 250 से ज़्यादा नहीं होगा, अगर आप डिफरेंट सिटीज़ में बात कर रहे हो। अगर आप डिफरेंट सिटीज़ में बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि बॉक्स का पैक होगा, कितना होगा, अगर इसको स्ट्रेट भी रखते हैं, इसकी डायमेंशन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर इसका वेट भी 1/2 kg भी नहीं होगा, ग्राम्स में होगा, क्योंकि जब वो लॉजिस्टिक करते हैं तो वेट के साथ वो चीज़ें जा रही थी। तो ये मैक्सिमम की बता रहा हूँ, महंगे से महंगा 250 में मुझे लाहौर डिलीवर हो जाएगा, इस्लामाबाद डिलीवर हो जाएगा, आउट ऑफ सिटी डिलीवर हो जाएगा अगर मैं पाकिस्तान से भिजवा लूँ मैक्सिमम क्वान्टिटी में। लेकिन दूसरी लॉजिस्टिक पार्टनर मुझे 350 का देता है, तो मुझे क्या हुआ, 100 का लॉस हुआ पर प्रोडक्ट। तो ये पूरी चेन जो बनती आ रही थी, मैंने मैन्युफैक्चरर से बचा लिए कुछ पैसे, मैंने अपनी पैकेजिंग ही लगा ली, मटेरियल्स में कुछ बचा लिया। एट टाइम डिलीवरी के टाइम तक मॉडल्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, कहाँ तक आप प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हो, कितने का मिल रहा है, एंड यूज़र के पास जाने के बाद आपको इन हैंड कैश कितना आया, स्टार्ट कहाँ से हुआ, एंड कहाँ तक हुआ, उसके बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं, ये मॉडल उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इतने डिटेल में जाते नहीं है लोग बोलते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, घर पे बैठ के काम करें, तो एक थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करते हैं, घर पे आएंगे, प्रोडक्ट ले जाएंगे। अब मार्केटिंग करूँगा ज़्यादा प्रोडक्ट परचेजिंग आएगी, मार्केटिंग नहीं करूँगा तो एक फ्लो में बस ऑर्डर्स आएंगे, तो मैं कंपनी वाले हैं, मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा भी होता है कि दिन में एक ऑर्डर आ गया, और ऐसा भी होता है कि दिन में 20 ऑर्डर आ गए। कस्टमर है ना, नहीं पता होता कस्टमर कब आ जाए, तो अगर एक ऑर्डर आ जाता है ठीक है, वेट करते हैं नेक्स्ट डे का। अगर कोई ऑर्डर आता है ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मैं उनके पोर्टल पे अपडेट कर देता हूँ, आके मुझसे ये प्रोडक्ट ले जाए। वो उसी दिन विद इन द 4 आवर्स में आते हैं, प्रोडक्ट पिक करते हैं और डिलीवरी के लिए ले जाते, क्योंकि जितनी देर से मैं उनको बुलाऊँगा उतनी देर से ऑर्डर क्या होगा, डिलीवर होगा। ऐसा ही है, अगर मुझे 2 दिन के अंदर ज़्यादा ऑर्डर मिल जाते हैं तो मेरी उनके आने की वो भी उसमें 250 के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो डिलीवरी पर मुझे और कम पड़ जाएगी, 250 की बजाय 230 मिल जाएगी मुझे। अगर मैं बल्क में ये 20 ऑर्डर आ गए मेरे पास,
और अगर मैं उनको 20 दफ़ा बुला रहा हूँ घर पे आके वो मुझसे प्रोडक्ट लेके जाएं, तब डिफरेंट है। और वो एक ही दफ़ा आए, नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताऊँ, वो कार में आए और डिग्गी में रख कर वो चीज़ ले जाए। अगर और ज़्यादा पैकेजेस है वो सुजुकी में आए, लोड करें, ले जाए। और ज़्यादा पैकेजेस है ट्रक में आए, लोड करें, ले जाए। तो फ्यूलिंग वो जो मुझसे चार्ज करेंगे वो भी डिफरेंट होगी। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे भी ये चीज़ मॉडल डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर मुझे वहाँ और कॉस्टिंग हो जाएगी। फिर मैं 2 दिन का वेट करूँगा, अच्छा 2 दिन और ऑर्डर आ गए, फिर मैं 1 दिन और वेट कर लूँगा। 3 दिन तक मैं चेक करूँगा, ऑर्डर और बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं ऑर्डर बढ़ते हैं तो फिर मैं उनको डिलीवरी को दी। अब जितना प्रोडक्ट का साइज़ है, पैकेजिंग बनती है आपकी, जितना वेट बनता है, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस वेरी करें। तो वहाँ हम ये चीज़ें देखते हैं कहाँ बचा सकते हैं लॉजिस्टिक के अंदर में। आगे चल के इसको और डिटेल में हम देखेंगे जब प्रोडक्ट साइट पर आएंगे। चैलेंजेस इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आपको कौन कौन से चैलेंजेस मिलते हैं? अच्छा, हमारे पास चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और किस में आते हैं। ई कॉमर्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन टॉप चैलेंजेस हमारे पास कुछ मैंने डिस्कस करने हैं हमसे। एक होता है पेमेंट फ्रॉड का। अब पेमेंट फ्रॉड किस तरह से हो सकता है? मैं अभी आपको 2 दिन पहले की एग्जांपल दूँ। 2 दिन पहले की, मेरे एक स्टूडेंट काम कर रहा है जो मेरे दूसरे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन उसकी सिस्टर का एक और प्रोडक्ट है, वो दोनों आपस में घर पे बैठ के भी काम। तो उसने मुझसे कहा सर $500 की पेमेंट है, US से यहाँ मंगवानी है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पार्टी कौन सी? फाइवर का अकाउंट हो, और फाइवर इन्वॉल्व नहीं है, कोई पायनियर इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए वहाँ आए ट्रांजेक्शन और कुछ कमीशन कटकर वहाँ ट्रांजेक्शन जाए। अच्छा ठीक है, बात चली, मैंने उनको कुछ चीज़ें सजेस्ट करी। और वो जो पर्सन था उसने फ्रॉड कैसा करा? फ्रॉड ऐसा करा, उसने कहा उसमें $500 यहाँ भेज देता है इनके अकाउंट में, आप अकाउंट नंबर दे दें, ठीक है। अकाउंट नंबर दिया बैंक का, IBN नंबर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट के टैक्स कट के डायरेक्ट अगर आपका अकाउंट उस लेवल का है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने अपना अकाउंट उसको डिलीवर करवाया इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो डिलीवर हुआ। अब उसके पास हुआ ये कि जब अकाउंट पहुंचा, उसने कोई ना कोई बहाना करा कि अकाउंट वैलिड नहीं है, ट्रांजेक्शन हो नहीं रही, ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रही है, इस तरह की उसने वर्किंग करी। उसने कहा कि इससे पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मैंने ट्राई करा, ठीक है, अब क्या करें, पेमेंट तो लेनी है ना, जब $500 का काम भी करें। वो प्रोडक्ट उन्होंने सेल करी थी, सही है, ड्रॉप शिपिंग नहीं करी थी, और वहीं से लेकर वहीं सेल हो गई थी। 500 की पेमेंट तो लेनी है ना आपने पोर्टल पे। अच्छा भाई, बेसिकली वो पोर्टल में उन्होंने इन्वॉल्व नहीं करा था गलती से, वरना पोर्टल क्या करता है, पहले डिटेक्ट कर लेता, बाद में वो चीज़ पे आती। ड्रॉप शिपिंग कर तो ली, लेकिन उन्होंने पर्सनल वे में ड्रॉप शिपिंग करी कि वो उनके $60 भी बच जाएंगे। इस वजह से उन्होंने अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म या दूसरा प्लेटफॉर्म जो था उसको यूज़ नहीं करा, 1 to 1 कन्वर्सेशन कर ली, और प्रोसेस वही रखा ड्रॉप शिपिंग का। अब उन्होंने कर लिया, अब वो अकाउंट उसने बोला नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसने काफ़ी बहाने करे, एट द एंड पॉसिबल नहीं रहा। अब बाइनेंस के थ्रू करें, बाइनेंस के थ्रू करें, ठीक है। एक ऑप्शन पे रिप्लेस करी, 2 ऑप्शन और बताए, उसने 2 ऑप्शन पे भी बहाने कर दी, सही है। जबकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, जब वो एक्सेस करते हैं तो उन चीज़ों पे वो ऑप्शन आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका अकाउंट एक्सेस करने लगता है तो आपका मैसेज आ जाता है, ऑथेंटिकेशन मैसेज आ जाता है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है, तो पता चल जाता है कि कौन एक्सेस कर। तो मतलब उस बंदे ने एक्सेस करा है, लेकिन उसने बाद में बहाना कर दिया, मतलब वो उसके लेवल में जज कर गया कि हाँ वो इस तरह का फ्रॉड कर रहा है, लेकिन उसको नॉलेज है फ्रॉड करने की। एक होता है अनाड़ी, वो एक होता है अकल से काम लेने वाला। तो वो थोड़ा अलग अकल से काम ले रहा था, उसने वेरिफिकेशन करी, पेमेंट फिल करने के करते वक्त उसने कैंसिल कर दिया। मेरे पास ऑथेंटिकेशन भी आ गई कि पता लग गया मुझे कि पेमेंट स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, बस पेमेंट दूंगा और आ जाएगी, बस सिर्फ कैश का मैसेज आता, हो जाता डिलीवर, उससे मिडिल में वो कैंसिल कर। ये 2 दफ़ा करा उसने बीच में। और
मैंने एक अकाउंट दिया, फिर पेपाल का अकाउंट दिया, पेपाल का आइडिया होगा आपको, पेपाल में भी उसने ही, जबकि पेपाल इंटरनेशनली पेपाल का अकाउंट है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो कन्वर्ट होकर मेरे अमाउंट आती है, तो मुझे इतना कॉस्टली नहीं पड़ता, सही है। तो लेकिन वो उस बच्चे को अमाउंट निकाल के दे देता, तो $60 के चार्जेस होते हैं, तो मैक्सिमम उसके $6 चार्जेस लगते हैं, तो वो ना होने के बराबर है। 500 में से $6 निकाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको ना। पर ठीक है, पेपाल दिया, वो पेपाल में भी मसला है, जब उसने करा तो वो समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रांजेक्शन के 2 दफ़ा मैसेज आ गए, लेकिन उसने कैंसिल कर दिया, बाकी मैसेज फॉरवर्ड नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, फिर उसने बोला बाइनेंस दे, एट एंड बाइनेंस दिया मैंने, ये लास्ट है, इसके बाद मैं 90% जज कर चुका हूँ फ्रॉड है, बाकी आप देख लो। जाहिर सी बात है, $500 की पेमेंट अटकी भी थी। $500 कितना होता है पाकिस्तान में? अमाउंट रखती है किसी भी जॉब पर्सन के लिए, एक अच्छी खासी अमाउंट है किसी भी पर्सन के लिए। छोटा भी काम अगर करवाएं तो आजकल लाखों में ही हो रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। हाँ ठीक है, बाइनेंस का अकाउंट दिया, ईमेल आईडी दी, अब उसने कहा कि $500 डिलीवर नहीं हो रहे, 800 का ऑप्शन ही आ रहा है, तो मैं आपको $300 इजाफी पे कर रहा हूँ, आप मुझे 300 रिटर्न कर दीजिएगा बाद में। मेरे पास से इशू आ रहा है कि 500 ट्रांजेक्ट नहीं हो रहे, मुझे 800 या $1000 ही ट्रांजेक्ट करना है, तो मिनिमम 300 का ऑप्शन है, तो मैं 800 एक साथ ट्रांजेक्ट करूँगा, आप पहले मुझे 300 फॉरवर्ड करना है। सही है। अच्छा ठीक है, बात हुई, कन्वर्सेशन हुई डिटेलिंग में, मैंने कहा मैं पहले तो पे नहीं कर रहा, हाँ मुझे पे कर दे, मैं बाद में पे कर दूंगा। मैंने जब अपनी सारी यूएस की सारी उसको डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, तो उसे लग गया कि हाँ कुछ ना कुछ है, तो वो थोड़ा सा ना नीचे आना शुरू हुए, वो इस पे बात कर रहे थे, थोड़ा नीचे आना शुरू हुए। अब वो कह रहा है ठीक है मैं आपको 300 दे देता हूँ, 800 दे देता हूँ, तो आपको मिल जाए, आप मुझे उसी वक्त 300 रिटर्न कर दें। तो ठीक है, मैं रिटर्न कर। अब हुआ ये कि उसने पे भी नहीं करे, और मैसेज आ गया कि ये 800 आपको मिल गए। थोड़ा काम करने वाला बंदा था, उसने बोला भाई मैंने पे कर दिया, ये ना स्क्रीनशॉट, अब आप मुझे 300 रिटर्न कर दें। तो लॉस कितना का हुआ? 300 तो इजाफी गए ना आपके, तो आपको जेब से लगाने 800 तो हुए, लेकिन 300 तो उसको पे करना है ना, तो वो 300 आपने क्या करना है, पे करना है उसको। अब वो ईमेलिंग कर रहा है, कॉल्स कर रहा है कि आप 300 जो आपने देने वो दे दे। तब देख रहे हैं वही अकाउंट स्टेटमेंट में वही बैलेंस पड़ा हुआ है मेरे, ठीक है भाई, इस तो बच्चे को सेटिस्फाई करना कि भाई हाँ मैं ही फ्रॉड नहीं करता उसके साथ। फिर मैंने कॉल करी बैंकिंग के थ्रू, भाई ये अकाउंट आया नहीं, ऐसे उसको वेरीफाई करवाया, तो जैसे वो कैंसिल नहीं कर रहा था कि मैसेजेस आ गए, तो बीच पे उसने फायरवॉल इन्वॉल्व करके फिशिंग इन्वॉल्व करी। ये थी कि हैकिंग नेटवर्किंग में मुझे सुना होगा, डेटा जब ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। मैंने आपको मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने जैसे यहाँ से डिलीवर करा और आपको जैसे ही मिला उसके दरमियान फिशिंग स्निपिंग होती है, तो उसने वहाँ कोई गेम खेला और एट द एंड मैसेज भी आ गया उसका डिज़ायर, लेकिन जो मैसेज आया वो उस बैंक का नहीं था, उसके अपने कोई दूसरे नंबर। जैसे आपको फ्रॉड कॉल्स आती है, नंबर बैंक का नहीं होता और बैंक वाले कहते हैं कि कोई भी कॉल आए तो उसको अपना पिन ना बताएं, या मैसेजेस आए उस पर रिप्लाई ना करें, तो वो उसी टर्म में आया। अच्छा मैं मैसेज पहचान गया, फिर जब उसकी वेरिफिकेशन करवाई तो फिर पता चला कि फ्रॉड है। अगर वो किसी को नहीं पता होता, वो क्या समझता है कि पैसे तो आ गए, रिसीविंग मैसेज भी बिल्कुल सेम जैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का होता है, तो $300 वो क्या करता, कोई भी अननोन पर्सन जिसको नई इन्फॉर्मेशन वो क्या करेगा, वो दे देगा। तो उसका कितना प्रॉफिट हो गया, 300 का प्रॉफिट हो गया, उसने जो फ्रॉडिंग का गेम खेला पेमेंट वाला वो फुलफिल हो गया, और आपका लॉस मेंटेन। इस तरह के पेमेंट फ्रॉड जो भी रिसेंटली 2 दिन पहले हुआ है, मैंने आपसे वो शेयर कर जितने अगर आप नए हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लॉस ही करोगे, क्यों गलती आपकी थी, आपने क्यों डायरेक्ट हुए। तो मेरे को पता होता है ये वो अच्छा होता मिलता है वो। आप फाइबर पे आप काम करते हैं, तो जैसे ही क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके अकाउंट से कट जाते हैं, आप काम करके दो या ना दो उसके बाद से डिडक्ट, आप काम करके डिलीवर करोगे
तो फाइवर होल्ड करता है ना उसके पैसे लेके, वो फिर आपको डिलीवर करेगा। काम करोगे तो डिलीवर करेगा, वरना नहीं करेगा। लेकिन उसने जैसे ऑर्डर करा, उसके अकाउंट से कट गए, अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो फाइवर उसको रिटर्न कर देगा, लेकिन वो फाइवर उससे पहले ले लेगा और फिर आपको होल्ड करके देगा। इसी वजह से वो फाइवर अपने कमीशन चार्ज करता है। दराज वाले भी ये चार्ज करते हैं, आपसे ऑर्डर लेंगे, आपका पैसे चलेगा ना, दराज से बाद प्रोडक्ट आ गया, आपके पैसे होल्डिंग में, क्लाइंट से पैसे लेंगे तो उनके भी प्रोसेस साइकिल है। अगर वो डिलीवरी फेल करवाते हैं या रिटर्न करवाता है तो उसी में वो कैंसिल हो जाएगा। दराज को फिर आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दराज अपने पास से ही क्लाइंट को क्या कर देगा, पे कर देगा। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आपको 7 डेज़ बाद 10 डेज़ बाद आपके पैरोल में वो इन्वॉल्व हो जाता है वो बात। तो ये हर प्लेटफॉर्म इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और उसके चार्जेस लेता है। ये आगे चल के हम कमीशन प्लान्स की तरफ भी आएंगे, डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे, अभी तो हम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे पास पेमेंट फ्रॉड। बहुत तरह से हो सकता है और भी बहुत तरह से हो सकता है। प्रोडक्ट फ्रॉड भी हो सकता है ये, जैसे ऑर्डर डिलीवर हुआ, जैसे मैंने एक ऑर्डर था अभी नहीं 2022 के स्टार्ट की बात है, किचन के एसेसरीज होते ना, तो एक मेरे पास टूल था, कटर था, अनियन कटर। उसको मार्केट में बहुत अच्छा पोटेंशियल आया, मेरे तकरीबन 200 यूनिट्स विद इन अ वीक सेल हुए। सही है। उसके अंदर कुछ ब्लेड्स की ना कैटेगरीज थी, एक छोटा ब्लेड था, एक बड़ा ब्लेड था, पीसीज वाइज अनियन कट करने का, एक राउंड अनियन कट करने का ब्लेड्स, जैसे नाइसर डाइसर भी आप कह सकते हो, नाम उसका ये था। अब प्रोडक्ट गया, ठीक है भाई, मुझे रिटर्न मिलता है, ठीक है सर, सही ब्लेड काम नहीं कर। जब मुझे मिला तकरीबन वैसे नॉर्मली 5 ब्लेड्स होते हैं उसमें, मैं कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करके देता हूँ कस्टमर के लिए, कस्टमर का रिलेशन भी हम स्टडी करेंगे आगे चल के। तो मैंने उसको 7 ब्लेड्स दिए थे हर कस्टमर को। वही शॉर्ट टर्म की कंपेन थी, मुझे प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो मैंने वो प्रोडक्ट परचेज कर लिए बल्क में और मैंने उसको सील कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सील भी हो गए थे। और बाद में मैंने उस पर काम नहीं करना था लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैंने उसमें 7 ब्लेड्स ऑफर करके दे दिए थे। उसके बाद हुआ ये, मुझे 5 ऑर्डर ऐसे मिले जिसमें किसी में 1 ब्लेड रिटर्न आया, किसी में 2 ब्लेड रिटर्न आए, और किसी में टूल ही नहीं आया, सिर्फ ब्लेड्स रिटर्न आ गए। तो ये प्रोडक्ट फ्रॉड कहलाएगा। जब उसने रिटर्न करा तो एक्चुअल प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ, या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट मुझे क्या करा, उसने रिटर्न करा। तो ये आपका अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो आप अंडरस्टैंड कर लें। तो ये कौन सा कहलाएगा, प्रोडक्ट फ्रॉड। दराज मुझसे ये कहता है कि जब आप ऑर्डर पैक कर रहे हो तो उसकी एक वीडियो बना लो और पिक्चर बना लो, सही है, और जब आपको रिटर्न हो तब उसकी वीडियो और पिक्चर बना लो। जब आप क्लेम करोगे, क्लेम फॉर्म के अंदर मैंडेटरी होता है कि जब आपने पैक करा उसकी वीडियो अपलोड करनी है, और रिटर्न अगर एक्चुअल नहीं आया तो अनपैक करते हुए, अनबॉक्सिंग करते हुए उसकी वीडियो अपलोड करनी है। अगर ये है तो आप क्लेम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अगर आप जैसे अगर स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट है 700 का, तो 5 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लें 700 से, कितना होता है, 3500 का आपको लॉस हुआ। अगर आपने उसकी वीडियो बनाई हुई है स्टार्टिंग में, दराज हमसे ये कहता है स्टार्टिंग की पैकिंग की वीडियो और एंडिंग की पैकिंग वीडियो आपने बना ली है, ठीक है, आप क्लेम फॉर्म फाइल करें, उस कस्टमर से वो चार्ज कर लिए जाएंगे, कस्टमर को क्लेम करा जाएगा, सही है, और आपको वो पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे अगर आप वैलिड हो। अगर आपको झूठ बोलोगे तो वो तो नहीं होगा ना, तो आपको वो अमाउंट रिटर्न कर दी जाएगी, जो 3500 आपके लगे वो आपको रिटर्न। उसका पेमेंट साइकिल डिफरेंट होता है, आपको 7 दिन बाद मिलता है। कस्टमर जब देगा तब हम देंगे, दराज वेरीफाई कर लेगा, दराज के बाद और भी बहुत सारे केसेस आते हैं ना, आपका नंबर जब आएगा, केस वेरीफाई होगा, फिर ईमेलिंग के थ्रू आपसे बात होगी और वो आपसे आपके अकाउंट में वो पैसे डिलीवर कर देंगे विद द टाइटल ऑफ रिटर्न ऑर्डर नंबर दिस विद दिस क्लेम नंबर। ये काम करते हैं तो उसमें 1000 किस्म की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ अगर आपके पास नहीं है तो ऐसी बात आपका लॉस। अगर वो चीज़ें हैं और आप बेयर कर सकते हो, ठीक है, बेयर कर लो, या आपने बोला ठीक है बेयर कर लिया, अब नेक्स्ट ऑर्डर आया, 7 ब्लेड्स मैंने दिए थे, अब नेक्स्ट ऑर्डर आ गया, अब मेरे पास 5 है, मैंने 5 ही दे दिए, कस्टमर को क्या पता 5 है, एक्चुअल में तो 5 ही थे ना, मैंने एक्स्ट्रा नहीं दी उसको। आपका ऐसे कवर हो सकता है, आप ऐसे कवर कर ले, आप 3 दे सकते हैं, 3 दे और प्राइस कम कर ले, वो बॉक्स पर लिखा होता है नंबर ऑफ पीसीस,
आप नंबर ऑफ पीसीज उसमें मेंशन करते हैं कि भाई हमारे पास इतने कम है और पीछे से क्वांटिटी नहीं आ रही, लेकिन मैं प्राइसिंग आपकी कम कर, आप वहाँ भी रिटर्न लें। स्टॉक को आपने क्या करा, आउट करा। आइदर वो ऑनलाइन कर लें, फिजिकल कर लें, या घरेलू इस्तेमाल में ले लें, कोई भी ऐसी वर्किंग कर लें, या कोई आपका फ्रेंड हीरो भाई, वो यूटिलाइजेशन आप सर्कल नहीं करके घुमाकर आप काम कर लें। तो ये आपका प्रोडक्ट फ्रॉडिंग में भी इस तरह के केसेस आते हैं, और ये बहुत तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते। प्रोडक्ट इनकम्प्लीट मिलेगा, जैसा अभी मैंने सर्दियों के लिए एक कैंपेन चलाई जो कि अभी तक चल रही है, और मेरा काफ़ी अच्छा स्टॉक निकला, उसमें मुझे कुछ फ्रॉड मिले, लेकिन मेजोरिटी इतनी ज़्यादा फ्रॉड नहीं मिली, क्योंकि हर तरह की पब्लिक है ऑनलाइन। दरअसल यहाँ पे जो पब्लिक है वो डिफरेंट है, बाहर उनके ऑडियंस ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो चस्का लेने के लिए भी ऑर्डर कर लेते हैं, बाद में नहीं पसंद आया वापस। तो यहाँ बहुत सारे बिजनेस इसी मॉडल की वजह से फेल हो जाते हैं। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर भी ऐसा हो कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, ऐसा प्रोडक्ट ना हो कस्टमर को ना पसंद आए, रिटर्न कर दे, डैमेज करके रिटर्न करे। अब वो सारी चीज़ें, अगर ये प्रोडक्ट आपका एक गिलास है, ये डिलीवरी टाइम पे ही डैमेज होने के चांसेस है, तो आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन ही फेल हो जाए। कस्टमर क्या बोलेगा, मुझे डिलीवर इस बंदे ने करा है, दराज इन्वॉल्व नहीं है, दराज से मंगवाया, इस बंदे से मंगवाया, वो आपको क्या दे के चले जाएगा, रिव्यू खराब, लॉस किसका हो गया। हाँ, अगर आपने इसकी पैकेजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करी हुई है कि मटेरियल लगाया हुआ है, थर्मोबॉल लगाया हुआ है, पैकेजिंग सॉलिड करी हुई है, गिरता भी है, तब भी एट द एंड इस गिलास को कुछ नहीं होगा। तब आपने दराज के वेयर हाउस पर जाए, अब आपको पता चलेगा प्रोडक्ट कैसे फेंक रहे होते हैं वो लोग डिलीवरी के लिए। ट्रक में जब फिल कर रहे होते हैं ना, वो लोग उठाते हैं ऐसे करके वो फेंक रहे हो, तो उसमें अगर वो डैमेज प्रोडक्ट गया आपका, तो एट द एंड कस्टमर आपका ख़राब। तो प्रोडक्ट फ्रॉड आपकी तरफ से भी पॉसिबल होगा, दराज की तरफ से भी पॉसिबल होगा, और कस्टमर की तरफ से भी रिटर्न करते हुए पॉसिबल होगा। ये तीनों पार्टीज़ की तरफ से हो सकता। आपने गलत भेजा, दराज की तरफ से टूट गया, या कुछ गलत हो गया, चेंज हो गया, या कस्टमर ने जब रिटर्न करा जब चेंज हो गया, तीनों मॉडल्स में आपके पास क्या होगा, ये प्रोडक्ट फ्रॉड ही है। उसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिक एंड शिपिंग इश्यूज़, जो कि दराज में मैंने बताया, दराज ने मेरा ऑर्डर किसी और को डिलीवर कर दिया, किसी और का मुझे डिलीवर कर दिया, तो ये लॉजिस्टिक एंड शिपिंग के उसमें आ जाते हैं। कॉम्पिटिशन क्या चैलेंजेस होते हैं। अब ये प्रोडक्ट गिलास है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये मुझे 200 की कॉस्ट आ रही है, यानी मुझे 200 का मार्केट से मिल रहा है, सस्ते से सस्ता मैंने अपनी सारी एफर्ट कर ली, मुझे इससे कम में कोई भी नहीं दे रहा, लेकिन मार्केट के अंदर 250 का कोई और सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है, तो मतलब उसकी परचेजिंग 150 की तो हुई ना, मुझे 150 का कोई भी वेंडर नहीं मिलना, तो मेरा कंपटीशन वहाँ इंतहाई टफ हो जाएगा कि मैं कैसे या तो अपना प्रॉफिट रेशो कम करूँगा, या कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँगा कि मेरा कस्टमर 250 पे ही मुझे मिले, या तो 250 रखूँगा, 230 रखूँगा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकाल। तो उस प्लेटफॉर्म पे आपकी कॉम्पिटिशन्स भी एक मैसिव चैलेंज बन जाता है अगर आपकी कैटेगरी है। अब स्मार्ट वॉचेस की अगर एग्जांपल ले लें, कितने मॉडल्स आ रहे हैं, राउंड है, फिर इसमें भी अपग्रेड मॉडल है, प्रो मॉडल्स हैं, ऐसे ही ना। मैंने ये 2 साल पहले ली थी और अब कितना एडवांस मॉडल्स आ गए हैं। तब मार्केट कंपटीशन डिफरेंट था, अब मार्केट कंपटीशन डिफरेंट है। अगर मैं ये उस टाइम 2 साल पहले बेचता और अभी भी बेचूँ, कोई खरीदेगा कौन, जो अभी मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। तो आपका कंपटीशन देखना है कि कौन कितने में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और कितने चीज़ों पे चल रहा है। उसके बाद कस्टमर ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन, आइदर वो आपकी तरफ से हो, लॉजिस्टिक की तरफ से हो, कंपटीशन की तरफ से। कंपटीशन की तरफ से ऐसी कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी 250 और 200 की, आपने सस्ता दे दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं दी, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ख़राब हुई, ट्रस्ट लेवल डाउन हुआ, आपका कस्टमर लॉस हो गया और वो 4 को और ख़राब करके जाएगा। लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम आई, कस्टमर ख़राब हुआ, सेटिस्फैक्शन डाउन हुई, ट्रस्ट लेवल ख़राब हो गया, पेमेंट फ्रॉड हुआ आपकी तरफ से, या प्रोडक्ट फ्रॉड हुआ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई, एट द एंड कहाँ चली जाएगा, आपको कस्टमर आपका खड़ा है, आपकी तरफ से हो या लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से हो या मैन्युफैक्चरर की तरफ से हो, किसी भी तरफ से हो,
कस्टमर आपका है, लॉस किसको होगा? आप। ये मैंने ट्रस्ट लेवल, कस्टमर रिटेंशन हम पढ़ेंगे। रिटेंशन कहते हैं कस्टमर के रिस्क को, स्विचिंग को, यानी रिटेंशन हमारे पास आती है कस्टमर का स्विच होना आपके ब्रांड से या ब्रांड का चेंज होना, वो रिटेंशन में आता है। अली बाबा ने ही दराज परचेज करा हुआ है, तो एक ही कंपनी जब ऑन कर रही है तो इंटरनेशनली क्यों ना हुई? अली बाबा इंटरनेशनल कंपनी है चाइना की, तो उसने जब दराज को परचेज कर लिया तो दराज इंटरनेशनली नहीं हुई। जो चीज़ चाइना ऑन करता है तो पाकिस्तान की थोड़ी है, वो दराज पाकिस्तान की नहीं है ना, तो लोकल थोड़ी खिलाएंगे। हमारे यहाँ काम करती है तो मतलब लोकल कहते हैं। अली बाबा चाइना में ज़्यादा काम करता है तो वो चाइना में अली बाबा लोकल है, दराज इंटरनेशनल है। तो आप लोकल कह लो, इंटरनेशनल कह लो, लेकिन वो अंडर द इंटरनेशनल ही कहलाएगी। हाँ, अपने पर्सनल व्यू की बात करें तो वो लोकल कह सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वो इंटरनेशनल ही है दराज। बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस रखे हुए, आई थिंक जापान या ऐसे कोई दूसरा कंट्री है, उसमें देख लेंगे गूगल करके, उसमें अपनी प्रेजेंस रख रहे हैं। और अली बाबा के अंडर आता है, वहाँ दराज पे जाएंगे, अली बाबा का बटन होता है वहाँ, अली बाबा की वेबसाइट वहाँ ओपन हो जाएगी, अली बाबा की वेबसाइट पे दराज ओपन हो जाएगी। तो दोनों आपस में इंटरलिंक है। उसी को जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप परचेज करी हुई है, इंस्टाग्राम परचेज करा हुआ, दोनों एक ही कंपनी ओन करती है। तो ये सेम काम यहाँ पे भी हुआ है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या कहता है आपसे? ई कॉमर्स का फ्यूचर ये कहता है कि आने वाले टाइम में मशीन लर्निंग ई कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो गई, AI एंड मशीन लर्निंग इन ई कॉमर्स। और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। अब पहले बात करते हैं AI एंड मशीन लर्निंग की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में आ गई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आ गई है, कंटेंट राइटिंग के अंदर आ गई है, और वीडियो एडिटिंग के अंदर आ गई है। हर चीज़ के अंदर क्या आ गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। ई कॉमर्स के अंदर नहीं आ जाएगी क्या? और ये ऑलरेडी आ गई है। ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं हम, इमेजेस बनाते हैं। अब आप एक इमेज शूट करते हो, पीछे से कुछ आ रहा है, लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही, यही मैं लोकली इमेज पिक करता हूँ और एक AI एडिटर से अच्छी से इनाज कर लेता हूँ। ई कॉमर्स पिक्चर कहाँ यूज़ हो रही है? ई कॉमर्स के लिए यूज़ हो रही है, AI इन्वॉल्व हो गई। तो आप ना भी कहें तो कहीं ना कहीं AI का पार्ट अभी भी चल रहा है। पिक्चर इनाज हुई, ठीक है भाई, ऑटो सिस्टम जो मैंने दराज का बताया आपको, ऑटोमेटिकली स्कैन करा, शिफ्ट हो गया। तो AI के एल्गोरिथम चल रहे हैं वहाँ पे, मशीन लर्निंग ही चल रही है कि ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल में भी अपडेट हो रहा है। जबकि करा उसने शिपमेंट के लिए, डिलीवरी वाले को, दराज वालों ने दिया, लेकिन आपके पोर्टल पे अपडेट हुआ क्योंकि वो आपके पोर्टल से गया हुआ था पोर्टल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ इन्वॉल्व हुई। तो बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई भी काम पॉसिबल ही नहीं है। और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगी कि आपकी जो ये थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं ये भी आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। रोबोट्स आपने सुना है, बाहर मुल्कों में रोबोट्स आ गए। आप जाते हैं स्टोर के अंदर, कोई आपको ह्यूमन नहीं मिलता शॉपिंग करने के लिए, आपको प्रोडक्ट दिखाने के लिए कोई सेल पर्सन नहीं मिलता। आप जाओ, फ़ोन कनेक्ट करो, बाहर आ जाओ, पैसे भी ना दो, ऑटोमेटिकली कार्ट से डिटेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको शेयर करूँगा एक वीडियो, आप देखिएगा। अमेज़ॉन का स्टोर है US के अंदर, फ्रांस के अंदर, बहुत सारी जगह पे। आप जाते हैं, ट्रॉली पिक करते हैं, अपना मोबाइल इस तरह से कनेक्ट करते हैं, रख देते हैं उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली मोबाइल सिंक होता है, एप्लीकेशन ओपन होती है। जो जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो, सेंसर्स लगे हुए हैं, आपने जैसे ही रखा, यहाँ प्रोडक्ट आ गई और प्राइस आ गए। फिर दूसरा प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट आ गए, प्राइस आ गए। अब पूरे स्टोर में आप 1 घंटा 2 घंटा घूम के आते हैं, जितनी भी चीज़ आपने ग्रॉसरी करी, शॉपिंग करी, लास्ट में आपका बिल आया, कैलकुलेट हो गया, विदाउट पे आप बाहर चले गए। जैसे स्टोर से बाहर गए, आपके बैंक अकाउंट से मैसेज आ जाएगा, ट्रांजेक्शन डन। क्या हुआ? ये ई कॉमर्स ही हुआ। किसके ज़रिए हुआ? AI के ज़रिए हुआ। और जैसे ही आपने प्रोडक्ट उठाया, ट्रॉली में करा, इन करा, ऐड टू कार्ट हो गया, और जैसे ही आपने ड्रॉप कर दिया कोई चीज़, ओके मेरा बजट ज़्यादा हो गया, आप कुछ ड्रॉप करते हैं, इम्तियाज़ वगैरह जाते हैं तो आप ज़्यादा बजट हो गया वहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो भाई ज़्यादा हो रहा बजट, ठीक है भाई, वहीं ड्रॉप करा, सेंसर कैच कर रहे, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ माइनस हो जाएगी। मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, ये लाइव एग्जिस्ट करता है ये स्टोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगी।
यहाँ बहुत सालों बाद आएगा जब आप होंगे या नहीं होंगे। रोबोट को कंट्रोल कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। ई कॉमर्स को हैंडल चला कौन रहा है? ह्यूमन कर रहा है। मैन पावर कम नहीं होती और इनास हो जाती है। रोबोट्स, अगर आप 1% काम कर रहा है वो अपने दिमाग से काम कर रहा है, रोबोट के पीछे भी इंसानी दिमाग लगा हुआ है, तो डबल इन्वेस्टमेंट आती है। रोबोट मेंटेनेंस फिर ह्यूमन मेंटेनेंस जो कि रोबोट को कंट्रोल कर रहा है, फिर उसका एल्गोरिथम, उसकी वर्किंग, मशीन लर्नर और इंजीनियर्स। तो कहने को तो ह्यूमन पावर कम हो जाती है, लेकिन बैक पे बहुत, फ्रंट पे कम होती है, बैक पे बहुत बढ़ जाती है। ये आप काम करते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, पता चलता है कि देखने के लिए कुछ होता है, वर्किंग कुछ, ऑटोमेशन अलग चलती है। तो हमारे पास इस तरह की सीआई एल्गोरिथम मिल गए और आगे चल के ये फ्यूचर और इनहांस हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में पेपाल भी पाकिस्तान में आ जाएगा, तो अमेज़ॉन से जो भी पेमेंट आ रही थी बहुत आसानी से हम यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, पायनियर को इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ वेस्टर्न यूनियन को इन्वॉल्व करते हैं। $500 की पेमेंट है, वो मुझे यहाँ ला के देंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, मुझे मिलेगी 450, मेरे बैंक में आएगी, बैंक वाले भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का टैक्स कट करेंगे, तो मुझे एट द एंड 420 या 430 का अमाउंट मिलेगी 500 में से। तो ये रेशो डिडक्ट होता है। अगर डायरेक्टली पेपाल वगैरह यहाँ पे होता तो मुझे 490 मिल जाती, 495 मिल जाती, जो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिलीवरी के चार्जेस होता है वो कटते। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कटेगी, टैक्स कटेगा, किसी से भी कर लो आप, सदा पे से कर लो, आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करोगे, दराज पे एडवर्टाइजमेंट करोगे, पैसा तो दोगे, कार्ड दोगे, कार्ड जैसे ही चार्ज करोगे आपका टैक्स डिडक्ट होगा और इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन आपकी डिडक्ट होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? आप जैसे फॉर एग्जांपल एक पायलट है, वो डायरेक्ट जहाज़ उड़ाना तो शुरू नहीं करता ना, वो एक डमी मॉडल पे पहले प्रैक्टिस करता है। सही है। वो जो मशीन होती है जो डमी मॉडल कहलाता है वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल रियलिटी कहलाए, कि बिल्कुल हूबहू रियलिटी। सही है। इसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ रियलिटी, लेकिन रियलिटी होगी नहीं। आप वीआर पहनते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं उसी इन्वायरमेंट पे हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मैं ये पहन लेता हूँ, अब ऐसा लग रहा है मैं पार्क में हूँ, मैं यहाँ गया हुआ हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन मैं फिजिकली कहाँ पे हूँ? यहीं पर ही हूँ। ये मेरी क्या कहलाएगी? वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या कहलाएगी? लाइफ एनवायरनमेंट को रियल टाइम में इन्वॉल्व करना। सही है। लाइफ टाइम पे रियल टाइम में एनवायरनमेंट को, या जो पूरा 60 डिग्री जो भी चीज़ें हैं उसको इन्वॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल ओपन करा, मैं आप कैमरे से आपको एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास ऑगमेंटेड रियलिटी का सिस्टम ओपन है। अब इनका कॉस्ट्यूम मेरे को यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, ये पहने में कुछ और है, रियल टाइम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इनका कॉस्ट्यूम, जो भी मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, यहाँ मेरे पास पिक्चर्स है, ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, मैं ब्लू पे क्लिक कर दूंगा, तो इनकी पिक्चर्स ऑटोमेटिकली मुझे कैसे दिख रही है? यहाँ पर चेंज होके, और ये रियल टाइम पे मैं इनका कर लेता हूँ तो इनके भी चेंज रियल टाइम पे मुझे मिल रहा है। वर्चुअल रियलिटी बनी बनाई रियल, जो हम खुद बनाते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी हम बनाते नहीं, हम उसको मॉडिफाई करते हैं, इन्हांस करते हैं रियल वर्ल्ड को। शॉपिंग में ऑनलाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर ऑनलाइन करते हैं आप, तो अपने घर की डायरेक्शन कैमरे से फिक्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं। ये रूम मेरा घर का है, अब इस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, मैंने कैमरे से पिक्चर्स ली और एआई के थ्रू इसको क्या करवा दिया, कलर दे दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसा लगेगा बनने के बाद। येलो कलर अच्छा लगेगा, वाइट अच्छा लगेगा, रेड अच्छा लगेगा, तो किसके थ्रू चेक करूँगा मैं? ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। लाइव इन्वायरमेंट को टेस्ट करूँगा, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाती है। वर्चुअल रियलिटी डमी बना दूँ मैं, मेरी मर्ज़ी, यहाँ से हटा के एसी वहाँ लगा दूँ, कहीं और लगा दूँ, वो बना बनाया है, उसको जब मैं चाहूँगा जब चेंज करूँगा, वरना चेंज नहीं करूँगा, तो वो वर्चुअल रियलिटी में कहलाता है हूबहू हकीकत। लेकिन हकीकत होती नहीं है, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी 99% तक रियलिटी ही होती है। 1% आपकी मॉडिफिकेशन इंक्लूड होती है। बहुत सारे स्टोर्स के अंदर, जैसे मैकडोनल्ड में जाते हैं आप, एक स्क्रीन होती है मेन्यू को सिलेक्ट करने की, आप वहीं से मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, आप डायरेक्ट काउंटर पर नहीं जाते, वहीं से मेन्यू सिलेक्ट करते हैं और वहीं से ऑर्डर करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाता है। एक
काउंटर पे पर्सन होता है जो ऑर्डर ले रहा होता है आपसे, आप उसको बताते हो ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे, ये बर्गर चाहिए, ये ऑर्डर चाहिए, वो आपको वही एंटर करता है मैनुअली और आपको ऑर्डर दे। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए पहले तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, नई टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई। दूसरा ये कि नंबर ऑफ यूज़र्स को डिवाइड करने के लिए आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मैनुअल, मैं बैठा हूँ, मैं ऑर्डर लेने वाला हूँ, अब 20 लोग एक साथ आ जाते हैं, लाइन लग जाती है, मैं 20 का ऑर्डर एक साथ इतनी जल्दी मैं वहाँ भी नहीं दे सकता किचन के अंदर। मैं एंटर करूँगा, ठीक है चाहिए, बिल लूँगा, कैश करूँगा, रिटर्न ऑन करूँगा, ऐसे ही ना। तो वो कस्टमर जो कि डायरेक्ट बल्क में मेरे पास आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे आधे स्क्रीन पे। तो मेरा जो लोड है वो सेपरेट हो गया। ये उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी रिसर्च है, आप जाएँ गूगल करके पढ़ सकते हैं, ये उनकी रिसर्च है। यही चीज़ हमारे पास ई कॉमर्स में कहाँ मिलती है? बहुत सारे स्टोर्स पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, उन्होंने एक स्मार्ट मिरर बनाया हुआ है, सही है। वो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लोथिंग है, वो पहनने के बाद कैसे लगते हैं, जैसे मोबाइल का कैमरा है वैसे आपको वेब कैमराज आते हैं, वो स्क्रीन उन्होंने बड़ी शो करवा दी। अब वो प्रोडक्ट आप वहीं से चूज़ करते हो, ऑप्शन जैसे ऑनलाइन कलर सेलेक्ट करते हो, वही सेलेक्ट करते हो और वहाँ से अपने आप को स्कैन करने का बटन दबाते हो, वो कैमरा आपका पूरा स्कैन करता है। अब ये कोट पहनने के बाद, ये शेरवानी पहनने के बाद आप कैसे दिखोगे, पूरा एनालाइज करके आपको दे देता है। वो क्या हुई? ई कॉमर्स शॉपिंग थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी। और आगे चल के क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी है, मिरर, स्मार्ट मिरर महंगा है, स्कैनिंग का एल्गोरिथम पीछे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लग रहा है वो महंगा है, इस वजह से हर स्टोर, लोकल स्टोर उसको अवेल नहीं कर रहा। लेकिन जो अच्छे ब्रांड हैं उसको अवेल कर रहे हैं। अब जो मैकडोनल्ड वाली स्क्रीन आपको दिखी, वो हर जो लोकल एरिया के अंदर रेस्टोरेंट है हमारे, वहाँ तो नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो महंगी टेक्नोलॉजी है, उनके पास इतना अर्निंग लाइफ साइकिल नहीं है वो उनका। सेम गोज़ फॉर ऑनलाइन ब्रांड्स, उनका टर्नओवर इतना नहीं है तो वो उस टेक्नोलॉजी को अवेल नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी इतनी फेमिलियर हो जाएगी, वो कुछ और इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। तो वो शॉपिंग एक्सपीरियंस थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएगा और ये मैक्सिमम 3 साल के अंदर ये चीज़ लाइव हो जाएगी, आपके पास नॉर्मल हो जाएगी डेली लाइफ में। आपने जो भी शॉपिंग करनी है वो आपको ट्रॉली, जैसे स्मार्ट ट्रॉली का फंक्शन आया, वो हो सकता है। लाहौर में एक फैक्ट्री है, टोटली रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर चीज़, पैकिंग तक लेकर पूरे रोबोट, ऑटो रोबोट्स लगे हुए हैं। मतलब पाकिस्तान में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, जो बाहर मुल्कों में पूरी मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स कर रहे होते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में वो चीज़ एग्जिस्ट है ना। तो इसी तरह से ये इंडस्ट्रीज़ भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पर ये स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे पास फ्यूचर कहलाता है ई कॉमर्स। आप एक जगह जाते हैं, आप शॉपिंग करना है, वो आपको चाय भी पिला रहे हैं, सर बैठे हैं, खिदमत कर रहे हैं आपकी, सही है। अब वहाँ से परचेज़ करोगे या नॉर्मल शॉप पे जाओगे, सिर्फ परचेज़ करा, ठीक है, वो आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, कहाँ से परचेज़ करोगे? जबकि वो कॉस्ट भी नहीं ले रहा आपको, चाय की, ड्रिंक की, जो भी आपको ऑफर कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है, वो आपके साथ सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि मैंने 5 प्लेट्स की जगह 7 प्लेट्स दिए, तो 2 की कॉस्ट मैंने बेयर करी, किस लिए? कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर बिल्ड करने के लिए, कस्टमर और अपना रिलेशन अपने ब्रांड के साथ बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्यूचर के लिए कस्टमर लॉयल करने के लिए, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए। ई कॉमर्स के अंदर कस्टमर लॉयल्टी और लॉयल्टी वो होती है, मैं आईफोन यूज़र हूँ, एंड्रॉयड मुझे जितना सस्ता मिल रहा होगा मैं कभी नहीं लूँगा, या जितना सस्ता मिल रहा होगा मैं कभी नहीं लूँगा, या महंगा मिल रहा होगा मैं काम का नहीं। मतलब जितना भी अच्छा हो, जितने ज़्यादा फीचर दे दे, मैं किसके साथ लॉयल हूँ? iOS के साथ। अब ये नया मॉडल लॉन्च होता है, जितना महंगा हो मैं ख़रीदूँगा कौन सा? आईफोन ही ख़रीदूँगा। इसके 10 मसले हैं, बैटरी का मसला, एप्लीकेशन पेड है, हर एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, कोई भी गेम अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे मसले हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इस ब्रांड के साथ क्या हूँ? लॉयल हूँ। ये कहलाती है ब्रांड लॉयलिटी। जब ब्रांड अपने कस्टमर का चेक करता है ना, कस्टमर मार्केट शेयर मेरा कितना है, मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं, तो वो अपने पास एक सेक्शन वो भी बनाता है, कस्टमर लॉयल कितना है मेरे पास, कितने % रेशियो कितना है मेरे पास लॉयलिटी का। कि फॉर एग्जांपल अगर वो ख़राब चीज़ भी देते हैं ना,
उनको पता है कि इतने प्रोडक्ट तो सेल हो जाएंगे सिर्फ मेरे नाम से। अब आईफोन 14 आया, उसमें प्रॉब्लम्स आई थी कैमरे की, और 15 तो भी आया 2023 के अंदर भी प्रॉब्लम्स इसमें निकली थी, आई थी, लेकिन लोगों ने क्यों ख़रीदा? सिर्फ नाम से ख़रीदा, क्योंकि उस ब्रांड के साथ लॉयल है। इसकी बैटरी नहीं चलती, मैं 15 मिनट गेम खेलूँगा, बैटरी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, सबको पता ही है। ये फिर भी इस्तेमाल करूँगा, पावर बैंक लगा के खेलूँगा, चार्ज पे लगा के खेलूँगा ना, तो मैं इसके साथ क्या हूँ? लॉयल। इसकी खामियों के बावजूद मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ें कहलाती है कस्टमर लॉयल्टी के टर्म। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आप जब कस्टमर बेचोगे तो आपके स्टोर पे कितने यूज़र्स हैं जो कि लॉयल हैं। अब जो मैंने कैंपेन अभी चलाई थी 200 प्रोडक्ट्स की, तब मैंने ये रिसर्च करी थी कि मेरा क्या स्कोर रहा, कस्टमर का क्या फीडबैक रहा। अगर वो 200 मैंने परचेज़ कर लिए, मेरी अकाउंट लगी उसमें, 700 मल्टीप्लाई करें कितने में, 200 में कितने बनते हैं? 1,40,000 मैंने इन्वेस्ट करे, ऐसे कर दिए। कुछ तो सोचा होगा ना। मैंने ये सोचा कि जो मैंने प्रीवियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका रेशो क्या रहा, कितने टाइम में मेरी इन्वेंट्री आउट हो गई, कितना प्रॉफिट जनरेट करके गया, और कौन से यूज़र्स हैं जो कि प्रोडक्ट अगर गलती से ख़राब भी चले गया फिर भी उन्होंने गलत रिव्यू नहीं दिए। मतलब कोई ऑर्डर ख़राब आ गया फिर भी उस कस्टमर ने खरीद लिया, इस्तेमाल कर लिया, या मुझे बता दिया, तो मैंने वो स्टेट्स निकाले और ठीक है यार अब जा सकते हैं, मैं लाइक कर दें, तो मुझे रिज़ल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिले। अगर मैं ये चीज़ें पहले ही नहीं देखता तो क्या होता? जितना मैंने प्रीवियस काम करा, स्टोर की रैंकिंग डाउन, रिव्यूज़ डाउन, मार्केट शेयर डाउन, और जो इन्वेंट्री का लॉस मैंने करा वो तो गया ही गया। अमाउंट का लॉस तो एक हद तक बेयर हो जाता है, लेकिन आपके ब्रांड का लॉस बेयरेबल नहीं होता। एक बात अभी से याद कर लीजिएगा आने वाले दिनों तक। अमाउंट का लॉस जॉब कर लोगे फिर कवर हो जाएगा, फिर बिजनेस स्टार्ट हो, फिर लॉस हुआ, फिर जॉब करी, कुछ और काम करा, पैसे जमा करे, फिर आ गए, लोन लिया, उधार लिया, फिर शुरू कर दिया बिजनेस। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास अगेन स्टार्ट करने के, उसी नाम के साथ, उसी वर्किंग के साथ। लेकिन अगर गलत रिव्यू आ गए, मार्केट में आपका नाम ख़राब हो गया, एक दफ़ा अफवाह फैल गई, मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट हो गई, तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टेबल होना। प्रॉफिट तो छोड़ ही दें, आप लोगों को समझाते ही रहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। जैसे आप नॉर्मल सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक वीडियो वायरल हो गई, अब गलती हो या ना हो वायरल हो गया, बाद में पता चलता है कि भाई कहानी कुछ और थी। एग्जैक्टली तो फाइनेंशियली लॉस बेयर हो जाता है, ब्रांडिंग लॉस नहीं बेयर हो पाता। आपने 5 साल से एक नाम के साथ काम कर रहा है, 5 साल आपने मेहनत करी है मार्केट में, लोग आपके नाम को जानते हैं, और एक दफ़ा नाम ख़राब हुआ, नए प्रोडक्ट के साथ, नए नाम के साथ जब आप लॉन्च करेंगे तो 5 साल मज़ीद लगेंगे लोगों की मेंटेलिटी में सेट होने के लिए। 5 लाख की अमाउंट गई, ठीक है भाई, जॉब करी, मेहनत करी, डे नाइट काम कर लिया, डबल अर्निंग हो गई, कवर हो जाएगा। लेकिन ब्रांडिंग लॉस कवर नहीं होगा। ये बात जहन में बिठा लें, लिख लें, कुछ भी कर लें। फाइवर अकाउंट पे आप काम कर रहे हैं, 10 साल की मेहनत होगी ना, गलत रिव्यू आ गए तो नया आने वाला क्लाइंट कभी भी आपको काम नहीं देगा। ऑनलाइन पोर्टल पे अगर प्रोडक्ट के गलत रिव्यूज़ आ गए, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करा जाता है तो रिव्यूज़ पढ़ते हो आप लोग, गलत आ गए, चाहे वो लेट दराज की तरफ से क्यों ना हो, डिलीवरी लेट हो गई, पैकेजिंग ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी लॉस किसको होगा? ये सारे इसमें फैक्ट्स हैं।